पार्ट 1 और हमें स्टोरी के शुरुआत में एक सुअर की कटिंग शॉप दिखती है जहां पर सुअर को काटा जाता है और तभी हमें एमसी दिखता है जिसका जॉब इन सुअर को काटने का है। जहां पर हमें बताया जाता है कि सुअर 95% ह्यूमन जैसे ही होते हैं, मतलब उनकी मसल्स और बाकी स्ट्रक्चर ह्यूमन जैसा होता है। उतने में एक इंसान पीछे से बोलता है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, 95% ह्यूमन बॉडी सुअर जैसी है। उस इंसान की साइज एमसी से बहुत बड़ी है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी। उतने में वो फिर से बोलता है, तो बुचर मारू, क्या तुम मेरी जॉब लेना चाहते हो जिसने कटिंग को उसके लाइफ के 5 साल दिए हैं? और तभी वो अपने कुल्हाड़ी से एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी को इस सब से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस उस इंसान को देखता रहता है। पर तभी हमें दिखता है कि उस इंसान की कुल्हाड़ी एमसी पर नहीं, एक बाजू में पड़े सुअर के बॉडी पर लगती है और उतने में वो बोलता है, देखो मारू, तुम मेरे जैसे को रिप्लेस नहीं कर सकते। मैंने बस एक अटैक में इस सुअर के 2 पार्ट कर दिए। पर उतने में एमसी बोलता है, ऐसे तो आप बेंच ही तोड़ देते अभी बॉस। आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। पर एमसी का बॉस उसे सुअर का कटा हुआ पार्ट दिखाकर बोलता है, अरे देखो तो ये मेरी स्किल है, तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ स्पेशल हूं? उस बॉस का नाम होंग जुनहो है। वो मैनेजर है इस लाइव स्टॉक फूड का। पर एमसी उसके बॉस के तरफ ध्यान नहीं देता और वो उस सुअर को अच्छे से काटने लगता है। पर उतने में उसका बॉस उसे बोलता है, मारू, तुम्हारे पास भी स्किल्स है, तुम इतने भी खराब नहीं हो इस सब में। और तुम्हें काम करते देख कोई बता भी नहीं सकता कि तुम्हें तो बस यहां पर 1 ही साल हुआ है काम करते करते। पर उतने में एमसी बोलता है, बॉस, अगर आप मेरी मदद नहीं करने वाले हैं तो मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। पर तभी बॉस किसी को आवाज देकर बोलता है, ओए किम यांग, आज मैं मारू को अपने साथ ले जा रहा हूं, मुझे इससे कुछ बात करनी है। और उतने में हमें को इंसान दिखता है जिसे बॉस आवाज दे रहा है, पर वो बॉस पर ध्यान ही नहीं देता और वो तो बस अपना खाना खा रहा है। पर तभी खाते खाते वो लड़की बॉस की तरफ देखती है। वो उस शॉप की अकाउंटेंट है। पर उतने में बॉस फिर से बोलता है, क्या तुम बस खाना खाने वाली वो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? ये सब छोड़ो, हम दोनों बाहर जा रहे हैं तो तुम यहां पर सब संभाल लेना। और इस सब के लिए मैनेजर भी मान जाती है। यस बॉस, आप दोनों जा सकते हैं, पर आते वक्त मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना। और तभी एमसी को पकड़ के बॉस बोलता है, मारू, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। पर यह सुनकर एमसी बोलता है, क्या आप मुझे पसंद करते हो? आप तो मुझे कभी पैसे भी नहीं देते और मुझसे ज्यादा काम भी करवाते हो, और यहां तक कि काम होने के बाद भी आप मुझे छोड़ते नहीं, और आप बोल रहे हो कि आप मुझे पसंद करते हो। पर उतने में बॉस बोलता है, मारू, ये सब मैं तुम्हें पसंद करता हूं इसीलिए करता हूं। पर बॉस का फेस देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में बॉस फिर से बोलता है, तुम्हें याद है मारू, जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट ही दिन एक सुअर को काटने का ऑर्डर दिया था। नॉर्मली कोई भी आपने फर्स्ट दिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर मारू, तुमने तो कुछ सोचा भी नहीं और उस सुअर को काट दिया। और उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम एक अच्छे बुचर बन सकते हो। तभी हमें दिखता है कि बॉस और एमसी नहाने गए, पर तभी एमसी गुस्से में बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता, पर आपने मुझे मेरा काम छोड़ के यहाँ पर बस आपकी पीठ साफ करने के लिए लाया है। पर तभी बॉस बोलता है, मैंने सुना है कि तुम अपने स्कूल टाइम में बच्चों को मारते रहते थे, तो आज वही ताकत यूज करके मेरी पीठ साफ करो। पर उतने में एमसी पूछता है, तो क्या मुझे इस सब के लिए पैसे मिलेंगे? पर बॉस ऐसा कुछ देने से मना कर देता है। तो एमसी भी बोलता है, तो मैं बिना पैसे के ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूं? पर तभी बॉस बोलता है, अरे क्या पैसे पैसे करते रहते हो? क्या तुम्हें सच में इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत है? और इस पर एमसी भी बोलता है कि उसे सच में पैसे की जरूरत है। और उतने में बॉस बोलता है, ठीक है मारू, तो इस बार मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दूंगा जिससे तुम्हें अच्छा प्रॉफिट होगा।
और प्रॉफिट के बारे में सुनते ही एमसी पूछता है, मैं वो जॉब करूंगा, पर मुझे करना क्या है? उतने में बॉस पूछता है, तुमने एक बार बताया था कि तुम्हें जापानीज भाषा आती है। और तभी एमसी भी हाँ में जवाब देता है। और यह सुनकर बॉस खुश हो जाता है। तो ठीक है, तुम जा सकते हो जापान। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एमसी दिखता है जो जापान आ गया है। पर वो बहुत शौक है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और वो यहां पर क्यों आया है। पर तभी हमें एक लाइवस्टॉक फार्मिंग शॉप दिखती है और यहां पर एमसी कुछ सुअर्स को कट करने आया है, क्योंकि यहां पर काम करने वालों की बहुत कमी है। पर तभी हमें एमसी दिखता है जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो पिछले 6 मंथ से यहां पर बिना किसी ब्रेक के काम कर रहा है। और अगर ऐसे ही वो काम कोरिया में करता तो अब तक उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए होते। पर इस सब के अलावा एमसी को ये वर्क प्लेस भी थोड़ी अलग लगती है, क्योंकि उस जगह पर एमसी अकेला ही काम कर रहा है और एक इंसान बस अपने फोन कुछ देख रहा है और वो एमसी पर ऐसे ही 6 मंथ से नजर रखे है। पर तभी एम उसे बोलता है, आपको नहीं लगता सर, आपको यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। और स्मोकिंग बंद करने के लिए वो इंसान भी मान जाता है। पर तभी एमसी उन सुअर के हड्डियों को देखकर सोचता है, उन्होंने मुझे मांस को हड्डियों से सेपरेट करने बोला है, पर जब मैंने इन हड्डियों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलग है और इनका वेट भी नॉर्मल से ज्यादा है। और इन्हें देखकर लगता है कि जैसे इनके अंदर कुछ है। और अगर इन्हें पास से देखो तो मुझे एक लाइन दिखती है जिससे साफ समझ आता है कि इन्हें पहले भी किसी ने काटा है और फिर से जोड़ा है। और इस सब से एमसी को डाउट तो आता है, पर उस इंसान की तरफ देखकर एमसी सोचता है, मैं जल्दी ही ये सब खत्म करके यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि ये प्लेस कुछ सही नहीं है। पर उतने में सीन शिफ्ट होता है और एमसी जाके उसके बॉस को कॉल करता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं पिछले 6 मंथ से काम कर रहा हूं और यहां पर एक याकुजा मुझ पर नजर भी रख रहा है, ये किस तरह की जॉब है? पर उतने में बॉस बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या जॉब फालतू लगती है? तुमने 6 मंथ तो वर्क क्या, तो अब क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? पर तभी एमसी बताता है, ये आप क्या बोल रहे हो बॉस, ये वर्क प्लेस सच में कुछ अलग ही है। पर उतने में दूसरे साइड से बॉस बोलता है, जो भी हो, अगर तुम वहां से ऐसे ही वापस आ गए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तुम्हारे लिए ये जॉब ढूंढी क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत थी और अब तुम पर है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम वो जॉब छोड़ते हो तो तुम अपने छोटे भाई और सिस्टर की स्कूल फी कैसे भरोगे? तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान है? बस 1 मंथ हैंडल कर लो, फिर मैं कुछ करता हूं। और इतना बोलकर बॉस फोन काट कर देता है। पर वही दूसरे साइड एमसी सोचता है, अगर मेरे फैन मिली में पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं ये जॉब कभी नहीं करता। और फिर भी एमसी जाके अपना काम फिर से करने लगता है। पर उतने में वो याकुजा पीछे से आके बोलता है, मारू, क्या तुम अपना काम करे रहे हो? उसे देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके दोनों हाथ उसके पतलून में हैं। पर तभी वो एमसी के पास जाता है, तुम्हें पता है मारू, मुझे कितना अच्छा लगा कि तुम ये जॉब कर रहे हो, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? पर एमसी को बहुत गुस्सा आता है कि वो इंसान उसके गंदे हाथों से एमसी के फेस को टच कर रहा है और इसी सब के वजह से एमसी ये काम और टाइम नहीं करना चाहता। पर तभी उसे उस याकुजा के पास एक बंदूक दिखती है और एमसी शांत हो जाता है। पर उतने में वो याकुजा बोलता है, मारू, आज मैं जल्दी जाने वाला हूं क्योंकि मेरे गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है, तो मेरे जगह पर एक मेरा छोटा भाई आएगा। और उतने में वहां पर एक बड़ा सा इंसान आता है, बड़े भाई लेट आने के लिए माफ करना। पर उसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर तभी वो याकुजा एमसी को बताता है कि ये तुम्हारे ही उम्र का है। और फिर वो अपने भाई को ऑर्डर करता है कि मारू का काम होने के बाद सारे हड्डियों को यहां से हटा देना। और तभी वो उन हड्डियों को उठाकर वहां से जाने लगता है। पर उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसे समझता नहीं कि उन्हें कहां ले जाना है। पर उतने में पूरे जापान में भूकंप आता है, जिससे वो याकुजा का भाई डर जाता है
और हड्डियों को गिरा देता है। और जैसे ही वो हड्डियां नीचे गिरती है, उनसे व्हाइट पाउडर निकलती है। पर तभी वो याकुजा टॉपिक चेंज करता है। मारू, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना भूकंप देखने का? भूकंप के वजह से यहां पर बहुत धूल हो गई है, तो तुम ये सब हम दोनों पर छोड़ सकती हो। पर फिर भी एमसी आपने फेस पे हाथ रखता है और वो अपना का करने लगता है। और दूसरे साइड वो दोनों भाई उन हड्डियों को उठाने लगते हैं। पर तभी वो छोटा भाई बोलता है, भाई आप तो बोल रहे थे कि ये बूचर कोरिया से है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स है, क्योंकि उसे कहां पर हमारी भाषा आती होगी। पर एमसी को सब समझ जाता है। पर उतने में वो याकुजा बोलता है, इस कोरियन को हमारी भाषा आती है। और इसीलिए वो याकुजा एमसी पर बंदूक तान देता है। उसे ऐसा करता देख एमसी शॉक हो जाता है, क्यों? जल्दी ही वो मरने वाला है। पर एमसी को मरने से ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने अपने लाइफ में सुअर को काटने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, और इसीलिए एमसी मरना नहीं चाहता। पर तभी उसे उसका पास्ट याद आता है, जहां पर जब बॉस ने उसे फर्स्ट टाइम सुअर को मारने बोला था, तब वो डरा नहीं और उल्टा वो बॉस से ये पूछता है कि वो किसी भी सुअर को एक अटैक में कैसे खत्म कर सकता है। और ये सुनकर बॉस को बहुत हंसी आती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो सुअर को मारने से पहले कुछ नहीं सोचता, वो एक इंसान को भी बहुत आसानी से मार सकता है। और तभी प्रेजेंट में वो याकुजा एमसी पर फायर कर इससे पहले एमसी उसका हाथ काट देता है। और एमसी ज्यादा सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए ह्यूमन और सुअर दोनों एक जैसे ही है, और इसी वजह से एमसी को कोई गिल्ट या फर्क नहीं पड़ता। और उतने में एमसी उस याकुजा के गर्दन में नाइफ घुसा देता है, और जब एमसी उस नाइफ को फिर से निकालता है तो उस याकुजा के गर्दन से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। पर तभी एमसी थोड़ा पीछे होकर सोचता है, क्या मैंने अभी अभी एक इंसान को मारा? पर वो आगे कुछ सोचे इससे पहले ही उस याकुजा का छोटा भाई एमसी पर अटैक करता है, और वो एमसी को इतने जोर से पकड़ता है कि एमसी के पीछे वाला फ्लोर भी टूट जाता है, और फिर वो एमसी को मारने लगता है। तुमने हमारे बिग बॉस को मार दिया। और फिर वो गुस्से में एमसी को और मारने लगता है। पर उतने में एमसी उसके पेट में नाइफ घुसा देता है। पर उस याकुजा को इससे कुछ नहीं होता, और वो एमसी को और मारने लगता, जहां पर वो एमसी को इतना मारता है कि उसके फेस से खून आने लगता है। पर उतने में एमसी की गर्दन पकड़ के उसे दबाने लगता है, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उतने में एमसी भी बेहोश होने लगता है। पर तभी उसे बॉस की याद आती है कि बॉस ने उसे बताया था कि जितना बड़ा सुअर होता है उतना ही ज्यादा उसमें मसल्स होती, तो शायद उसकी नाइफ अंदर तक नहीं जा सकती। और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो उसके हड्डियों से बचकर उसे ऐसे जगह मारो जहां पर मसल्स कम हो। और तभी प्रेजेंट में एमसी उस मोटे के पेट में एक ठीक जगह पर अटैक करता है, और फिर वो नाइफ को घुमाने लगता है। और फिर एमसी अपनी पूरी पावर उसे करके उस याकुजा का पेट फाड़ने लगता है, जिससे उस याकुजा के पेट से बहुत ज्यादा खून निकलता है, और वो मोटा ऐसे ही एमसी पर गिर जाता है। पर उतने में एमसी उसे साइड करता है, और उतने में एमसी सोचता है, ये मैंने क्या किया? नहीं, मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। पर अब मैं क्या करूं? क्या मैं पुलिस को सब सच बता दूं? नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी पुलिस कुछ नहीं करेंगे, पर मैं अब याकुजा का करूंगा। और तभी उसे आइडिया आती है कि वो इस जगह को आग लगा देगा। पर उतने में एक और इंसान वहां पर आ जाता है, और उसके हाथ में भी एक बड़ी बंदूक है। उस इसने को देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में वो इनसे एमसी पर फायर करता है। अबे कोरियन, तूने हमारे बॉस को मार दिया। पर एमसी जैसे तैसे उससे बचकर भागने लगता है, और एमसी भागते भागते फ्रीजर एरिया के अंदर चला जाता है। पर वो इंसान एमसी को वहां पर भी फॉलो करता है, पर तभी वो अपनी फायरिंग बंद करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? अगर तुम बाहर आके मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें नॉर्मल डेथ दूंगा। पर तभी उसे कुछ आवाज आती है,
तो तुम यहां पर छुपे बैठे हो। और वो याकुजा उस तरफ फायर करता है, पर उतने में उसके पीछे से एमसी आता है। अबे चुटिया याकुजा, मैं यहां पर हूं। और फिर एमसी उसके चेस्ट में नाइफ घुसा देता है। कब से कितना बोल रहे थे, अब चुप बैठो। पर उतने में वो याकुजा बोलता है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते थे तो मेरे गर्दन पे मारते। और तभी वो याकुजा एमसी की तरफ बंदूक करके उसका ट्रिगर दबा ही रहा था कि वो शॉक हो जाता है कि उसकी उंगलियां काम ही नहीं कर रही है। पर तभी हमें पास्ट का सीन दिखता ही, जहां पर बॉस एमसी को समझाता है कि हर किसी के बॉडी में नर्वस होती है और इंसान के चेस्ट में यहां पर एक नर्व होती है। अगर तुम उस जगह पर मारो तो वो इंसान मूव नहीं कर पाएगा। और तभी प्रेजेंट में एमसी अपनी नाइफ निकाल लेता है और फिर उस इंसान को खत्म कर देता है। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एक फ्लाइट दिखती है और कुछ ही टाइम बाद एमसी जो फिर से कोरिया आ गया है और वो इस सब से बहुत थक गया है। और उतने में वो सोचता है, उन याकुजा के वजह से मुझे फर्स्ट फ्लाइट लेनी पड़ी, पर अच्छा हुआ उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया। पर हमें दिखता है कि एमसी ने उस जगह को आग लगा दी थी, तो याकुजा ढूंढ नहीं पाए कि वहां पर क्या हुआ है। और तभी एमसी अपने घर में जाके सोचता है अब सब खत्म हो गया। पर वो अपने घर की लाइट चालू देखकर शॉक हो जाता है। पर उतने में वो दरवाजा ओपन करता है। मदर में वापस आ गया, देखो मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और मैंने आप सबके लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। पर उतने में एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके घर की सारी चीजें यहां वहां है और उसे समझ नहीं रहा है कि वहां पर क्या हुआ है। और उतने में एमसी अपने मदर और सिबलिंग को आवाज देता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। पर उतने में उसके पैर को एक हाटी लगती है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि इस हाटी में ड्रग्स थी और ये वैसी ही हाड़ी है जैसी उसे ने जापान में दिखी थी। पर उतने में पीछे से कुछ लोग एमसी को आवाज देकर बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। पर उन्हें देखकर एमसी शॉक हो जाता है, याकुजा यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें सब पता चल गया? तभी उनमें से एक बोलता है, तुम ही हो ना मारू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, पर देखो तुम ही मेरे पास आ गए। और वो इनसे अपने जैकेट में हाथ डाल के कुछ निकालने लगता है और एमसी को लगता है कि वो अब बंदूक निकालने वाला है। पर तभी वो इंसान उसका पुलिस ऑफिसर वाला आईडी निकाल के एमसी को दिखाता है। उसका नाम हान तासिक है, वो एक डिटेक्टिव है। और उतने में वो डिटेक्टिव एमसी को उनके साथ चलने बोलता है। उसकी बातें सुनकर एमसी शॉक हो जाता है, क्या आप डिटेक्टिव है? पर एमसी सोचता है, मुझे लगा था कि ये सब याकुजा है, पर ये तो बस पुलिस वाले हैं। पर क्या इन्हें उनके बारे में कुछ पता चल गया है? पर उतने में प्रेजेंट में वो डिटेक्टिव बोलता है, आपको हमारा साथ देना है और प्लीज मारो इन्वेस्टिगेशन हमारी मदद करो। पर उतने में एमसी पूछता है, पर आप सब मेरे घर में क्या कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? पर उतने में दूसरा डिटेक्टिव बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, तुम सिचुएशन को गलत समझ रहे हो। तुम्हारा घर की ये हालत हमने नहीं किया, ये सब तो तुम्हारे ही मदर ने किया है। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में वो डिटेक्टिव बोलता है, ये सब सच है, तुम्हारी मदर ड्रग्स लेती थी। और ये सुनते तो एमसी को विश्वास ही नहीं होता। पर तभी हमें एमसी की फैमिली पिक्चर दिखती है, जिसमें उसके साथ उसकी पूरी फैमिली है। पर उसकी मदर मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है और जब एमसी की फैमिली गरीब हो गई थी तभी भी एमसी की मदर बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीदा करती थी। पर जो भी हो, एमसी उन्हें पसंद करता था क्योंकि वो उसकी मदर थी। पर उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उसके मदर ने ड्रग्स यूज किए हैं। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी की मदर दिखती है जो हॉस्पिटल में है और वो पागल जैसा बिहेव कर रही है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहां पर बहुत सारे डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं। और आपने मदर की हालत देखकर एमसी शॉक है। पर उतने में डिटेक्टिव बोलता है, जब तुम्हारे मदर के बारे में पता चला तब वो इस कंडीशन में थी और हमें उसके पास ये हड्डी मिली, इसी में ड्रग्स थे। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है?
पर एमसी उन्हें बताता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ये सुनकर डिटेक्टिव बोलता है, ऐसा है तो तुम्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर डिटेक्टिव अपना कार्ड एमसी को देकर अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चला तो कांटेक्ट करने बोलता है। और फिर वो डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। तभी सीन पार्किंग एरिया पर शिफ्ट होता है, जहां पर एक कार में वो डिटेक्टिव स्मोक कर रहा है। पर तभी उसका जूनियर उसे स्मोक न करने बोलता है, क्योंकि उस धुएं के वजह से उसकी हालत खराब हो रही है। पर डिटेक्टिव स्मोक करता रहता, पर उतने में उसका जूनियर गुस्से में बोलता है, आपको स्मोक करना ही तो कार के बहरा जाके करो, आपको वह जैसे मैं मर जाऊंगा। और तभी जूनियर की बात सुनकर ऑफिसर अपनी सिगरेट बुझा देता है और वो मारू के बारे सोचने लगता है। और तभी वो अपने जूनियर को एमसी की इंफॉर्मेशन निकालने बोलता है। और उतने में सीन फिर से हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी अपने मदर को देखकर सोचता है, मैं बस 6 मंथ के लिए बाहर गया था, तो इतने कम टाइम में ये सब कैसे हो गया। पर उतने में एमसी को उसके बॉस का कॉल आता है। उस कॉल को एमसी उठाकर बोलने लगता है। पर उतने में दूसरे साइड से बॉस बोलता है, मारू, मैंने सुना तुम जहां पर काम करते हो वहां पर बहुत बड़ी आग लग गई। उतने में एमसी बोलता है, वहां पर ऐसा कुछ हुआ तो है, पर मैं ठीक हूं, मेरे लिए इतनी टेंशन मत लो। पर तभी बॉस हंसते बोलता, तो तुम्हें किसी और काम की जरूरत है, और तुम्हारी मदर कैसे ही वो ड्रग्स ले रही थी ना। ये सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है, ये सब तुम्हें कैसे पता है। तभी बॉस कुछ तो बोलता है पर हमें सुनाई नहीं देता। पर उतने में हमें बॉस दिखता है, जो एकदम आराम से बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। पर उतने में बॉस बोलता है, तो तुम्हें मेरा प्रेजेंट तो मिल ही गया होगा वो ड्रग बोन। तुम्हें क्या लगता है याकुजा ये सब क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारे घर में पुलिस भी आई थी? पर उतने में एमसी बोलता है, क्या मैंने कुछ गलती की है बॉस? पर तभी बॉस बोलता है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मारू। मेरे लिए तो तुम एक फर्स्ट क्लास बुचर हो और इसीलिए तुम मेरे साथ बहुत टाइम तक काम करने वाले हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम सही जगह है। पर उतने में एमसी को बहुत गुस्सा आता है, ये तुम कब से क्या बोल रहे हो? क्या ये सब तुमने किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? पर उतने में बॉस एमसी को धमकी देता है, मारू, तुम्हारी सिस्टर बता रही थी कि उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे जाके मिलना चाहिए? और वैसे मारू, तुम्हारे मदर को तो मैंने ड्रग की लत लगा दी, तुम्हारे सिस्टर की बारी है। और तभी हमें एमसी के सिस्टर के साथ वो अकाउंटेंट दिखती है। पर बॉस फिर से बोलता है, मारू, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? तुम्हें पता है अगर तुम एक इंसान को मारते हो तो उसके तुम्हें $1 मिलियन मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारी कंपनी बस सुअर काटती है? अगर मारू तुम अपना टैलेंट अच्छे से यूज करते हो तो तुम सियोल में अपनी एक बिल्डिंग बना सकते हो। एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए एक कार भेजी है, तो कल तुम उसी में काम करने के लिए आ जाना। कल से मेरे साथ आके लोगों को मारना मारू। कल मिलते हैं। और इतना सब बोलकर बॉस फोन रख देता है और एमसी को समझ ही नहीं रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी उसे इस सिचुएशन के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा आता है। पर यह पार्ट यही खत्म होता है। और सच में बताऊं तो इस स्टोरी में आगे बहुत ब्रूटल सीन होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।